पूरे उत्साह के साथ इंसानियत के सबसे पुराने और गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। सब कुछ कैसे शुरू हुआ? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। हाँ, मतलब जब हम इस यूनिवर्स को देखते हैं, प्रकृति और जीवन को देखते हैं ना, तो लगता है कि किसी ने तो इसे बनाया होगा। सही बात है। हमारा दिमाग डिजाइन खोजने के लिए ही बना है। एग्जैक्टली। अगर एक घर बनाने वाला एक बिल्डर होता है, तो इस इतने बड़े यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। तो इससे पहले कि हम अस्तित्व के इस सबसे बड़े रहस्य में आगे बढ़े, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के इस डीप डाइव मिशन की दिशा तय करते हैं। आज हम किसी सोर्स या आर्टिकल का नाम लिए बिना सीधे एक बहुत बड़े पैराडॉक्स यानी विरोधाभास पर गहराई से चर्चा करेंगे। अच्छा, तो वो पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ये है कि अगर क्रिएटर ने सब कुछ बनाया तो उस क्रिएटर को किसने बनाया? इसे फिलॉसफी में क्रिएशन एंड क्रिएटर पैराडॉक्स कहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। बिल्कुल। और ये सिर्फ धर्म का सवाल नहीं है, बल्कि फिलॉसफी, लॉजिक और इंसान की समझ का बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि इस पैराडॉक्स की जो जड़ है ना, वो हमारी एक बहुत ही बेसिक इंसानी आदत में है। आप किस आदत की बात कर रहे हैं? मतलब हमारे दिमाग को हर चीज के पीछे का कारण या कॉज खोजने की आदत है। हाँ, ये बात तो है। जैसे अगर घर में कांच टूटता है तो हम तुरंत पूछते हैं किसने तोड़ा। एग्जैक्टली। ये आदत हमें दुनिया को समझने में मदद तो करती है, लेकिन जब हम इसे पूरे यूनिवर्स पर लागू करते हैं ना, तो समस्या शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर हम इस कोर लूप को समझें कि ये पैराडॉक्स कैसे काम करता है, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। बताइए। एक क्रिएटर होना चाहिए, ये हमारा बेसिक लॉजिक है। हाँ, ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही है। दूसरा स्टेप ये है कि क्योंकि यूनिवर्स मौजूद है तो उसका भी क्रिएटर होगा। मेक सेंस। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है। लेकिन फिर आता है तीसरा स्टेप। वो क्रिएटर भी तो मौजूद है ना, तो उसे भी किसी ने बनाया होगा। और अगर उसे किसी ने बनाया है, तो उसके बनाने वाले को किसने बनाया? बिल्कुल। और इसे ही फिलॉसफी में इनफाइनाइट रिग्रेस यानी अनंत श्रृंखला कहा जाता है। इनफाइनाइट रिग्रेस? हाँ, अगर हर क्रिएटर का एक और क्रिएटर है तो ये चेन तो कभी खत्म ही नहीं होगी। ये तो वैसा ही है जैसे मान लीजिए कोई घर बनाने वाले से पूछें कि तुम्हें किसने सिखाया? फिर वो कहे मेरे गुरु ने। हाँ। और हम पूछते जाएं कि उनके गुरु को किसने सिखाया? Yes. और उनके गुरु को। सही उदाहरण है। अगर ये कभी नहीं रुकता तो असल में हमें कोई जवाब मिला ही नहीं, हमने बस जवाब को आगे टाल दिया है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। यही इनफिनाइट रिग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। दार्शनिक मानते हैं कि हम अनंत तक पीछे नहीं जा सकते, कहीं ना कहीं तो शुरुआत होनी ही चाहिए। तो फिर इस पैराडॉक्स के जवाब क्या हैं? लोग इसे कैसे सुलझाते हैं? इसके 2 सबसे आम जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि जो पहला क्रिएटर है वो अनक्रिएटेड है, यानी अनादि है, उसे किसी ने नहीं बनाया। एक सेकंड, उसे किसी ने नहीं बनाया? हाँ। लेकिन हमने तो अभी कहा था कि हर चीज का एक कारण होता है, तो क्रिएटर के लिए ये नियम क्यों बदल गया? यहाँ पर फिलॉसफी एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट लाती है, कॉन्टिंजेंट वर्सेस नेसेसरी एग्जिस्टेंस। ये थोड़े भारी शब्द लग रहे हैं, इन्हें थोड़ा आसान करते हैं। बिल्कुल। देखिए, कॉन्टिंजेंट का मतलब है निर्भर होना। जैसे एक पेड़ है या ग्रह है या हम इंसान हैं, हम सब कंटिंजेंट हैं। मतलब हम नहीं भी हो सकते थे। एग्जैक्टली। हमारे होने के लिए किसी और चीज की जरूरत थी। पेड़ के लिए बीज चाहिए था। हम अपने आप में अनिवार्य नहीं है। अच्छा, तो जो चीजें कंटिंजेंट हैं उन्हें कारण की जरूरत होती है। हाँ, लेकिन जो क्रिएटर है उसे दार्शनिक एक नेसेसरी बीइंग यानी अनिवार्य अस्तित्व मानते हैं। नेसेसरी बीइंग, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक ऐसा अस्तित्व जिसका होना जरूरी है, जो हमेशा से मौजूद है और जो कभी फेल नहीं हो सकता। उसे किसी शुरुआत या कारण की जरूरत नहीं है। ये लॉजिक सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक तीखा सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। अगर कोई एक चीज यानी क्रिएटर बिना किसी कारण के हमेशा से मौजूद रह सकती है, तो फिर हम ये क्यों नहीं कह सकते कि खुद ये यूनिवर्स ही बिना किसी कारण के हमेशा से मौजूद है? बहुत ही शानदार सवाल, और यही इस पैराडॉक्स का दूसरा बड़ा जवाब है। अच्छा, वैज्ञानिक भी ऐसा ही सोचते हैं क्या? हाँ, कई दार्शनिक और वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद रियलिटी
या यूनिवर्स ही किसी ना किसी रूप में हमेशा से था, कोई बाहरी क्रिएटर जरूरी ही नहीं है? मतलब यूनिवर्स ही अपने आप में वो नेसेसरी चीज है। एग्जैक्टली। कार्ल सेगन जैसे वैज्ञानिकों ने भी यही तर्क दिया था। लेकिन इसमें भी एक पेच है। वो क्या? अगर हम मान भी लें कि यूनिवर्स हमेशा से है, तो फिर सवाल ये रह जाता है कि यही नियम और यही रियलिटी क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? मतलब ग्रेविटी वैसी ही क्यों है जैसी वो है? हाँ, यूनिवर्स इतनी फाइन ट्यून्ड कैसे है? अगर ये बस ऐसे ही है तो इसके नियम इतने सटीक कैसे हो गए? यार ये तो सच में मतलब एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली बात हो गई। बिल्कुल। इसीलिए हम तीसरे जवाब की तरफ बढ़ते हैं, जो समय यानी टाइम का खेल है। टाइम का खेल, ये थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। ये थोड़ा माइंड बेंडिंग जरूर है। देखिए, हम बनाना या पहले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, करते हैं। लेकिन ये शब्द तभी काम करते हैं जब समय मौजूद हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि समय और स्पेस एक साथ जुड़े हुए हैं। स्पेस टाइम। राइट। हाँ। और बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से समय की शुरुआत ही यूनिवर्स के बनने के साथ हुई थी। ओके, वेट, एक मिनट। अगर समय की शुरुआत ही यूनिवर्स के साथ हुई तो यूनिवर्स से पहले कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहले होने के लिए समय चाहिए। अरे वाह, ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। तो अगर कोई क्रिएटर है तो वो समय के बाहर है, आउटसाइड टाइम। ये तो मुझे उस मजेदार एनालॉजी की याद दिला रहा है जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं। कौन सी? कि क्रिएटर को किसने बनाया, ये पूछना वैसा ही अजीब है जैसे कोई पूछे कि नंबर 7 का रंग क्या है। हाँ, बिल्कुल। या फिर कोई पूछे कि नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है। ये सवाल ही गलत है, क्योंकि ये उन चीजों पर ऐसे नियम लगा रहे हैं जो वहां लागू ही नहीं होते। एग्जैक्टली। नॉर्थ पोल पर हर दिशा साउथ होती है, वहां नॉर्थ का कोई मतलब ही नहीं है। और समय के बाहर पहले या बाद का कोई मतलब नहीं है। सही कहा। और यहीं से चौथा पॉइंट आता है, जो है हमारी अपनी ह्यूमन लॉजिक की लिमिट्स। लिमिट्स मतलब हम समझ ही नहीं सकते। देखिए, हमारा इंसानी दिमाग रोजमर्रा की चीजों को सर्वाइवल और कॉज एंड इफेक्ट को समझने के लिए इवॉल्व हुआ है। हाँ। कि अगर झाड़ी हिल रही है तो शायद पीछे शेर है, भागो। बिल्कुल। लेकिन शायद यूनिवर्स की शुरुआत हमारे इस एवरीडे लॉजिक से बहुत ऊपर है। जैसे एक मछली का उदाहरण है। हाँ, जैसे एक मछली कितनी भी स्मार्ट हो, वो एस्ट्रोनॉमी या अंतरिक्ष विज्ञान नहीं समझ सकती। उसका दिमाग पानी के अंदर जीने के लिए बना है। सही बात है। वैसे ही शायद इंसान उस अल्टीमेट रियलिटी को पूरी तरह कभी ना समझ पाए। हमारा लॉजिक वहां जाके टूट जाता है। तो इसमें साइंस का क्या रोल है? मतलब क्या साइंस हमें ये सब नहीं समझा सकता? यहाँ हमें साइंस और फिलॉसफी के बीच का फर्क समझना होगा। जो विज्ञान हमें बताता है कि कैसे हुआ, अच्छा, जैसे बिग बैंग कैसे हुआ, तारे कैसे बने, हाँ। विज्ञान प्रोसेस समझाता है। लेकिन क्यों हुआ, मतलब व्हाई इज देयर समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, ये सवाल फिलॉसफी के हिस्से में आता है। ये नथिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। इसे समझने के लिए एक डोमिनोज वाला बेहतरीन उदाहरण लेते हैं। जरूर, बताइए। मान लीजिए डोमिनोज की एक बहुत लंबी लाइन गिर रही है, टिक टिक टिक। अब सवाल ये है कि पहला डोमिनो किसने गिराया? तो इस डोमिनो एनालॉजी को हम 3 नजरियों से देख सकते हैं। बताइए, पहला क्या है? पहला, किसी बाहरी ने जो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, सिस्टम के बाहर से उसे धक्का दिया, मतलब क्रिएटर। हाँ। दूसरा नजरिया ये है कि कोई पहला डोमिनो था ही नहीं, लाइन अनंत है और वो हमेशा से गिरते आ रहे हैं। जो कि इन्फिनाइट रिग्रेस या इटर्नल यूनिवर्स की बात हो गई। बिल्कुल। और तीसरा नजरिया ये है कि डोमिनो वाला लॉजिक इस पूरी रियलिटी पर लागू ही नहीं होता। ये हमारी समझ की सीमा है। लेकिन जब साइंस कहता है कि यूनिवर्स नथिंग से यानी शून्यता से बना है, तो क्या सच में नथिंग से कुछ बन सकता है? यहाँ नथिंग का मतलब समझना बहुत मुश्किल है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो फिलॉसफी और साइंस में नथिंग का अलग अलग मतलब है क्या? हाँ, दार्शनिक नथिंग का मतलब मानते हैं कोई मैटर नहीं, कोई एनर्जी नहीं, स्पेस नहीं, समय नहीं और फिजिक्स का कोई नियम भी नहीं। एकदम शुद्ध शून्यता। एग्जैक्टली। लेकिन विज्ञान में जिसे कई बार नथिंग कहा जाता है, जैसे क्वांटम वैक्यूम, वो असल में पूरी तरह खाली नहीं होता। अच्छा, तो उसमें क्या होता है? क्वांटम लेवल पर उस खाली जगह में भी एनर्जी होती है और नियम होते हैं। वहां पार्टिकल्स बनते हैं और गायब हो जाते हैं। तो विज्ञान का नथिंग असल में समथिंग ही है। हाँ, बिल्कुल। तो विज्ञान अभी तक ये नहीं बता पाया है कि वो नियम और वो फील्ड्स कहाँ से आए। एक सीधा सवाल जो मुझे लगता है कि बहुत से दर्शक भी सोच रहे होंगे। जी, पूछिए। क्या इस क्रिएटर पैराडॉक्स का मतलब ये है कि भगवान नहीं है? क्या ये ईश्वर को गलत साबित करता है? इसका बहुत ही स्पष्ट जवाब है
नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पैराडॉक्स सिर्फ उस साधारण सोच को चुनौती देता है कि हर चीज का एक क्रिएटर होना चाहिए। अच्छा, मतलब जो लोग बहुत सिंपल तरीके से बोलते हैं कि सब कुछ बनाया गया है। हाँ, अगर हर चीज का क्रिएटर होगा तो क्रिएटर का भी होगा। लेकिन जो गहरी फिलॉसफी है वो कहती है कि सिर्फ शुरू होने वाली या कंटिंजेंट चीजों को ही कारण की जरूरत होती है। तो जो हमेशा से है उसे कारण नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो ना तो ये पैराडॉक्स ईश्वर को गलत साबित करता है और ना ही ये नास्तिकता यानी एथेइज्म को सही साबित करता है। ये बस ये दिखाता है कि मुद्दा हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। एग्जैक्टली। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चर्चा को समेटते हुए मुझे लगता है कि क्रिएटर को किसने बनाया पूछकर हम असल में ये पूछ रहे हैं कि इस रियलिटी की सबसे गहरी नींव क्या है। सही बात है। क्या इंसान का दिमाग इसे कभी पूरी तरह समझ पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पैराडॉक्स हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। मैं सहमत हूँ। रहस्य होने का मतलब अज्ञानता या इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि ये जानना है कि हमारे शब्द और हमारे लॉजिक इस कॉस्मिक लेवल पर आकर छोटे पड़ जाते हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो वीडियो खत्म करने से पहले दर्शकों से एक सीधा सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव के बाद आप लोगों का क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि इंसान का दिमाग कभी यूनिवर्स के शुरू होने का असली कारण समझ पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। As you watched full video, आप यहाँ तक आ गए हैं तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन।